गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अगेन बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 12th का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या देख लिए, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हुआ था, हम लोग मोल्टेन या फ्यूज या एक्वस स्टेट में साल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे। तो कैथोड और एनोड पे कुछ लिबरेट हुआ था, यानी वहाँ एक करंट एनर्जी कन्वर्ट हुआ था केमिकल एनर्जी में। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ था करंट एनर्जी में। तो इस तरह से पिछले क्लास में जो हम बात किए थे वे था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, और ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाए थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आपको क्या कर जाना है, रट जाना है। तो उसी के दौरान यानी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का ही हम आगे बात करते हैं। जो मोलर कंडक्टिविटी को कौन कौन सा फैक्टर क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो पहले इसका हम बात कर लें। तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, बोथ मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किए, एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया था लैम्डा ए क्यू से, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। मोलर कंडक्टिविटी क्या कहे थे, यदि हम लोग VCm³ सॉल्यूशन लें और उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व करा दिए, उस आयन के कारण जितना कंडक्टिविटी शो करता है उसका नाम मोलर कंडक्टिविटी, और यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व कराते हैं तो उसका नाम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, दुनिया में इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप का होगा, एक का नाम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे का नाम वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो जैसे ही हम वाटर में प्लेस्ड करें, एक्वस सॉल्यूशन में प्लेस्ड करें तो ये कंप्लीटली टूट जाएगा, तो उसका नाम हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक गुड कंडक्टर है, बेटर कंडक्टिविटी शो करता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही प्लेस्ड करे, वाटर में प्लेस्ड करे तो स्मॉल अमाउंट, स्मॉल फ्रैक्शन में स्प्लिट होगा, टूटेगा, यानी लेस नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा, तो उसका नाम रख दिया गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होगा वे कम होगा। तो यही हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि पहला दिए हैं पॉइंट, जो इलेक्ट्रोलाइट इन विच ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देयर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप इनटू इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड पुअर कंडक्टर इन सॉल्यूशन। एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक बेस H2O etc। मतलब जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक बेस है, वे सब का सब किसके अंदर आता है बाबू, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है। इसी तरह से फिर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखेंगे। हम टोटल पहले समझ ही लेते हैं। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, और तीसरा है टेम्परेचर। यानी ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो उसमें सबसे पहला हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात किए, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में समझाया जो कितने टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, तो 2 टाइप का, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग में कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, वीक में कम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करता है मोर नंबर ऑफ आयन और वीक प्रोड्यूस करता है लेस नंबर ऑफ आयन। तो पहले इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लें। तो नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सबस्टेंस व्हिच आर ऑलमोस्ट completely ionized in when dissolved in water. Thus their solution have high conductivity. Inorganic acid, inorganic base or ionic salt.
वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस बात का एक्सप्लेनेशन डीवे हाकल ऑन सागर इक्वेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन माइनस ए रूट सी। तो पहले आप लोग इस बात को समझ लें अच्छा से, जो ये क्या है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यदि हम एक सॉल्यूशन में यदि कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं आयन का तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। हम क्या किए, एक दो कंटेनर लिए, इसमें एक में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए और दूसरे में वीक इलेक्ट्रोलाइट डाले, सेम अमाउंट में डाले। तो देखिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हुआ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी कम है क्योंकि लेस नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हुआ। अब थोड़ा डाइल्यूशन का बात कर लें। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ वाटर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में हम डाइल्यूट कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, हम कुछ कॉन्सेप्ट और समझाएंगे तो समझें आप। यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले इसको रिप्रेजेंट कर दिए, लैम्डा Cm मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और एक कांस्टेंट जो कि डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और दूसरा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अब इसी बात को हम थोड़ा सा आप लोगों को तो इसको तो नोट कर लेना है, हम थोड़ा सा समझाते हैं जो क्या है, किस तरह से वैरी करता है। क्या वैरी करता है, मोलर कंडक्टिविटी। तो देखें अच्छा से, हम दो कंटेनर लिए, एक में मान लिया जाए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब CH3COOH। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl या KCl ले लेंगे। सबसे पहले आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑर्गेनिक एसिड होगा, ऑर्गेनिक बेस होगा, वाटर होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनऑर्गेनिक एसिड होगा, इनऑर्गेनिक बेस होगा, और उसी का आयोनिक साल्ट होगा। तो यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्मॉल इंस्टेंट में डिसोसिएट करेगा। तो ये बना CH3CO- और H+। मतलब जितना अमाउंट हम लेते हैं वे सभी का सभी इस तरह का आयन नहीं देता है, कुछ पार्ट बिना आयन का बचा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, जो ये NaCl जितना भी हम लेते हैं वे 100% टूट जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा, जानना होगा। जो जैसे ही कहा जाए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% टूटता है, और कहा जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट तो भी 100% नहीं टूटा। अब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब हुआ जो वाटर ऐड करना। डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वाटर ऐड करना। दोनों में हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब दोनों में वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वे टूटने का, डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाता है। सिंपली आप सोचिए, यदि आप चीनी का शरबत बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं और नहीं घोलते रहता है तो हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, क्योंकि वे डिजॉल्व होने का रेट बढ़ जाता है। इसी तरह से यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब दोनों में पानी मिला रहे हैं। पानी मिलाने से क्या होगा, तो टूटने का रेट बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी
जितना टूटना था वो तो पहले ही टूट गया था। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ये जैसे ही आप पानी मिलाते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो नंबर ऑफ आयन बढ़ता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग में कोई बढ़ता नहीं है नंबर ऑफ आयन। तो डाइल्यूशन करने के बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जितना टूटना था वे टूट चुका है। साथ ही साथ जैसे ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन में क्या हुआ, तो वाटर बढ़ गया, वाटर का अमाउंट बढ़ा, इसमें भी वाटर का अमाउंट बढ़ा। अब इस बढ़ने से क्या हुआ ये बात समझिए। जैसे ही हम पानी मिलाते हैं तो दो आयन, समझिए ये कैटायन ये एनायन, पानी मिलाने के बाद दोनों के बीच का दूरी बढ़ गया, और जब दोनों के बीच का दूरी बढ़ा तो अट्रैक्शन घट गया, और अट्रैक्शन घट गया तो स्पीड बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूट करने के बाद एक तो नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है, और दूसरा दो आयन के बीच का दूरी भी बढ़ रहा है। इसलिए इस केस में कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने के बाद ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षा। इसी बात को डिबे, हकल और सागर साहब एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किए। तो हम लोग क्या देखे हैं, इक्वेशन जो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और A√C। अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझें। यदि पानी मिलाते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो कंसंट्रेशन घटेगा। क्यों घटेगा कंसंट्रेशन? क्योंकि मोल पर लीटर डिस्ट्रीब्यूशन घट रहा है। यदि दाल आपको नमकीन हो जाए और दाल में आप पानी मिला दीजिएगा तो नमकीन घटेगा कि नहीं घटेगा? और ये जो नमकीन घट रहा है उसी को तो कहते हैं कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन घट रहा है। तो डाइल्यूशन करने के बाद ये कंसंट्रेशन घटेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो डाइल्यूट करते जाए कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा, डाइल्यूट करते जाए कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा। एक वैसा समय आएगा जो जितना इस दोनों के बीच का दूरी बढ़ना था बढ़ चुका है, अब फर्दर बढ़ने से इसके अट्रैक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कंडक्टिविटी रुक जाएगा। मतलब जितना बढ़ना था अब हम वाटर मिलावें न मिलावें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में जो कंडक्टिविटी रुक गया तो हम कहेंगे लिमिटिंग कंडक्टिविटी। क्या समझे? डाइल्यूशन करने के बाद एक वैसा सिचुएशन जिस समय कंडक्टिविटी में फर्दर कोई चेंजिंग ना हो, तो उसको किस नाम से जाना गया? लिमिटिंग कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। तो जैसे ही कंडक्टिव कंसंट्रेशन ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब जीरो, तो मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों में ही क्या होगा, सेम होगा। अब इसी बात को हम ग्राफ के द्वारा समझा देते हैं, क्योंकि ये आपको स्पेशली 12th में लैंग्वेज में पूछा जाता है और कंपटीशन में तो इस ग्राफ से इक्वेशन से मतलब है। तो अगेन इस बात को फिर पहले नोट कर लें। तो इस बात को एक्सप्रेस समझाए उसी बात को हम लिख दिए हैं। डाइल्यूशन, एडिंग ऑफ वाटर इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ड्यू टू डाइल्यूशन कंसंट्रेशन, मतलब नॉर्मलिटी और मोलरिटी का बात करते हैं जनरली, ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is diluted, then number of ion as well as distance between ion increases and thus conductivity highly increases. When solution of a strong electrolyte is diluted, then only distance between ion increases
ड्यू टू दिस रीजन ओनली ए स्मॉल चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी। फिर और भी पॉइंट हम आगे क्लियर करते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लें। तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को हम क्या कह देंगे, लिमिटिंग कंडक्टिविटी। व्हेन द सॉल्यूशन इज सो डाइल्यूट दैट एनी फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट bring about any change in molar conductivity is called limiting conductivity at infinite dilution C equal to 0। मतलब अब फर्दर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो जब C 0 होगा तो मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब थोड़ा सा और समझें। एक गिलास आप चीनी का घोल बनाए, शरबत बनाए, आप क्या कर रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, मिठास कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। एक वैसा सिचुएशन जब पानी मिलाने से आपको पता ही ना चले जो मिठास में चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको ही नाम रख दिया गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब अब फर्दर चीनी का अमाउंट सॉल्यूशन में क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो उस सिचुएशन में दोनों ही कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर इसको हम लोग ग्राफ के सहारे समझते हैं। तो अब देखें ग्राफ के सहारे, फिर से एक बार सुन लें अच्छा से। यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों को डाइल्यूट किया जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी का वेरिएशन कम होता है, कम इंक्रीजमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हाईली इंक्रीज होता है। इसका रीजन आपको समझाया, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने के बाद नंबर ऑफ आयन भी बढ़ता है एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन आयन बढ़ता है। डिस्टेंस बिटवीन आयन बढ़ने से क्या होता है, जैसे ही आयन के बीच का दूरी बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घटेगा, और जब अट्रैक्शन घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ आयन यदि बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो हम लोग पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखें। ये हम बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये देखिए क्या समझाया जा रहा है, जो जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यदि कंसंट्रेशन बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी कम है। इसका रीजन क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा होने से, किसका कंसंट्रेशन, आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने से दो आयन के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होने से स्पीड कम हो जाएगा। अब देखिए हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, इधर की तरफ आइए, जैसे ही इधर की तरफ आएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, क्योंकि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन घटेगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाकर के फर्दर ऑफ कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जाकर के फर्दर कोई कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं होगा। जैसा कि ये ग्राफ हम ले लें, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर CH3C OH होगा, यदि बेस का बात करेंगे तो NH4OH का होगा। ये होगा किसी एक ही का, लेकिन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या समझे, जो 100% टूटेगा। तो देखिए ये क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम, लेकिन जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है। चेंज बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। किसके, कैसा, वीक इलेक्ट्रो। तो ये जो डॉट डॉट ग्राफ यहाँ पे दिखा दिए, इसको कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। इसको हम किस नाम से जाने, तो एक्स्ट्रापोलेशन के नाम से जाने। पोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन मतलब ऐसा होना चाहिए। यहाँ वे नहीं है, यहाँ इस तरह का हम दे सकते हैं, यहाँ कोई एक्स्ट्रापोलेशन नहीं होता है।
तो इस तरह से ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के लिए हुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसा कि हम लोग KCl ले लें, NaCl ले लें, तो इस तरह से आपको ये ग्राफ पूछा जाता है और ये ग्राफ हकल पानसागर डिबे इक्वेशन पे बेस्ड है। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो तीसरा इफेक्ट, लास्ट इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलर कंडक्टिविटी। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों ही कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इसका रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने से आयन का जो स्पीड है वे बढ़ जाएगा, आयन का जो माइग्रेशन है वे बढ़ जाएगा, आयन का वेलोसिटी है वे बढ़ जाएगा। और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ा तो ये कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही केस में टेम्परेचर को इंक्रीज कराने से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, क्योंकि स्पीड ऑफ आयन इंक्रीज करता है। स्पीड ऑफ आयन क्यों इंक्रीज कर जाता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। यही बात समझाए हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से हम लोग देख लिए जो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कितने फैक्टर पे डिपेंड किया? 3 फैक्टर पे। हाँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप लोगों से कर लेते हैं। बताइए, यदि हम मेटालिक वायर में मोलर कंडक्टिविटी का बात कर लें, मेटालिक वायर में मोलर कंडक्टिविटी का बात कर लें, तो किसका ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेटालिक वायर में कंडक्टिविटी घटता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो क्या इसको पढ़िएगा? कोलॉर्ड्स लॉ, कोलॉर्ड्स लॉ के नाम से जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंस है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि कहा जाए व्हाट इज कोलॉर्ड्स लॉ, तो सबसे पहले इतना लिखना है और एक पॉइंट एग्जाम्पल लिखना है। इस लॉ में किस बात को समझाया गया? कहा गया यदि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व करा देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व कराने से जो कंडक्टिविटी होगा वे वास्तव में कंडक्टिविटी सम ऑफ केटायन एंड सम ऑफ एनायन के बराबर होगा। क्या समझे बात? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यदि हम इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ केटायन और कंडक्टिविटी ऑफ एनायन के कारण होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। जहाँ पे ये प्लस और माइनस रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन और फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर ये कैप इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटायन एंड एनायन। अब इस पर हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लें। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? तो यदि हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CaCl2 का कहा जाए, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, कंफ्यूजन मत होइएगा, या तो इस तरह का सिंबल या इस तरह का, मोलर कंडक्टिविटी CaCl2। तो क्या कहा गया कोलॉर्ड्स साहब के द्वारा? जो इसको यदि हम डाइल्यूशन करते हैं और उसमें भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसमें केटायन और एनायन के कंडक्टिविटी को जोड़ देंगे सॉल्यूशन में, तो इसके कंडक्टिविटी के आ जाएगा। तो ये मोलर कंडक्टिविटी केटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी प्लस यहाँ जो मोलर कंडक्टिविटी है ये 2, इस तरह का क्या हम कह दें Cl माइनस। समझ गए बात को? दूसरा और एक एग्जाम्पल लीजिए। तो यदि एक एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं
तो इसमें डिपेंड करता है जो आप तोड़ना जानते हैं कि नहीं, और तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी यदि एल्युमिनियम तो ये -6, तो ये +6 हो जाएगा। एक पे कितना +3 कोफिशिएंट 2, फिर प्लस मोलर कंडक्टिविटी कितना 3SO4 डबल माइनस। एक और ले लीजिए मोलर कंडक्टिविटी, यदि हम CH3COOH का लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी CH3CO- और मोलर कंडक्टिविटी H+। अब आप कहेंगे सर ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आपको हम ब्रेकिंग करना सिखाए तो व्हाट इज कोलॉर्ड्स लॉ कहा जाए, तो आप लोगों को यहाँ तक नोट कर देना है। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ कोलॉर्ड्स लॉ बात करेंगे। तो एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोलॉर्ड्स साहब का जो लॉ है ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया गया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में फाइंड किए थे। हम इस लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इसका कंडक्टिविटी फाइंड करना है, तो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ रहेगा, वैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ रहेगा जो इसको जोड़ने से सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाए। अब देखिए ये सोडियम यानी जैसे ही आयोनिक साल्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ध्यान से देखें ये जो पार्ट है इसमें ये पार्ट और ये जो पार्ट है इसमें ये यहाँ से H और यहाँ से इतना को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से एसीटेट पार्ट, इस पर माइनस होगा और इस पर क्या होगा प्लस। इस दोनों पार्ट को हम जोड़ दें तो ये मिल जाएगा। अब एक्स्ट्रा आ गया सोडियम और क्लोरीन जो कि इसमें नहीं है, तो हम इसको क्या कर दिए घटा दिए, तो मिल गया हमको ये। फिर से आप लोग सोचें, अब ये सब आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, खास के ये जो पॉइंट बता रहे हैं ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज कोलॉर्ड्स लॉ के अंदर आप ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लिख दें तो और बेटर है यदि इसका फाइंड करना है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर देखें NH4+ इतना पार्ट और यहाँ पे माइनस, इस दोनों को जोड़ करके ये ला लेंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा आ गया Cl और Na, तो दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर लिए तो इसके बराबर हो गया। नेक्स्ट दूसरा प्रॉपर्टीज, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब भी हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नियरली 1 के बराबर होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि फाइंड करना होगा तो मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड कर दें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। तो अगेन हम एक और फार्मूला लिखेंगे, पहले नोट करें। तो K = C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। बार बार आप लोगों को कहते रहते हैं, जो देखिए केमिस्ट्री में यदि अच्छा मार्क लाना है तो आपके मन में ये मत डिस्टिंग्विश करना है 11th और 12th पार्ट, ये रिलेशन है आयनिक इक्विलिब्रियम से जो कि अभी हम लोगों को चल रहा है। तो वहाँ पे आप देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में रिलेशन दिए हुए हैं। यहाँ तो डायरेक्ट हम फार्मूला ही लिखेंगे। तो K जहाँ पे क्या है तो AC डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, C इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। केस ऑफ बेस वीक बेस में यदि बात करेंगे तो यहाँ K भी लिखेंगे, सेम वही टर्म रहता है। नेक्स्ट तीसरा एप्लीकेशन, कैलकुलेशन कहिए या डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्प्रिंगली सॉल्युबल मतलब जो थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व होता है उसके लिए बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग के लिए तो होगा ही नहीं। तो इसके लिए फार्मूला सॉल्युबिलिटी साल्ट यदि कहा जाए तो 1000 × K / इतना, और K क्या है वो अच्छा से पहचानते हैं। तो
हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पीछे बता दिए हुए हैं। तो अगले क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बात करेंगे और आपका मैक्सिमम चांस है नेक्स्ट रोज आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश्ड हो जाएगा। तब हम लोग कोई न्यू टॉपिक बात करेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे जो न्यू टॉपिक आपको यदि कोई लगे जो ये इंटरेस्टेड है, वैसे हम तो स्टार्ट करेंगे ही। तो बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।